नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और फिर विधान परिषद के चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है। यूपी में कुल 11 राज्यसभा सीटों के लिए अगले महीने चुनाव होने हैं। एक बार फिर से मुख्य लड़ाई के केंद्र में बीजेपी और समाजवादी पार्टी हैं, लेकिन एक पेंच फंसा है 11वीं सीट पर। वो किसके पाले में जाएगा ये देखना होगा। पहले खबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के जिन 11 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें सबसे ज्यादा 5 बीजेपी के हैं। बाकी 3 सपा, 2 बीएसपी और 1 कांग्रेस के सांसद हैं। विधानसभा चुनाव के बाद 403 विधायकों वाली यूपी विधानसभा में सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन के पास कुल मिलाकर 273 विधायक हैं। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में कुल 125 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2, बीएसपी के पास 1 और राजा भैया की जनसत्ता लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं। यूपी में राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए 37 विधायकों का वोट जरूरी है। ऐसे में 11 में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। वहीं सपा गठबंधन भी 3 सीटें जीत लेगी। आखिरी एक सीट के लिए गुणा-गणित तेज होगा। अपने कोटे की जीत के बाद बीजेपी और सपा दोनों ही गठबंधन के पास 14-14 अतिरिक्त विधायक बचेंगे। बाकी दलों का साथ सेंधमारी क्रॉस वोटिंग के खेल में जो आगे रहेगा वह 11वीं सीट जीत लेगा। सूबे में 4 जुलाई को जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला, जयप्रकाश निषाद, संजय सेठ, जफरुल इस्लाम, सुरेंद्र सिंह नागर हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह, सुखराम सिंह यादव और विशंभर प्रसाद निषाद हैं। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ के अलावा कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इनमें कांग्रेस और बीएसपी को अपने कैंडिडेट को जीत दिलाना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में हर राज्य का कोटा फिक्स है। इनमें से 1/3 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं। पूरे देश में सबसे अधिक 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश के कोटे में हैं, जहां लोकसभा के लिए हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। वहीं राज्यसभा के लिए हर 2 साल में चुनाव कराया जाता है। लोकसभा सांसद चुनने के लिए जनता सीधे वोट डालती है, मगर राज्यसभा सांसद का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। जनता की ओर से चुने गए विधायक और इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 का चुनाव होता है और बाकी 12 राष्ट्रपति की ओर से नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब ये डगर जो है बड़ी कठिन है, पनघटकी कहते हैं। तो राजनीति में हर चीज इतनी आसान नहीं होती। खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और इस पूरी चुनावी गणित को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रेश कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, जेबा यास्मीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही हम आपको ले चलेंगे लखनऊ। अपने सहयोगी आनंद सिंह जहां पर जुड़े होंगे उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं जेबा यास्मीन जी से। इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती है कि किस तरह से वो 11वीं सीट पर, 7 की तरफ बीजेपी का पल्ला भारी है, 3 पे संतुष्ट एसपी नजर आ रही, लेकिन एक सीट पर कहीं ना कहीं तगड़ा मुकाबला हो सकता है, खींचातानी देखने को मिलेगी। क्या कयास लग रहे हैं, किसका पल्ला भारी रहेगा, इसको हम समझते हैं। जेबा यास्मीन जी, जैसा जो हमने कहा कि बहुत कठिन है डगर, तो कैसे तय होगा? क्योंकि 3 पर संतुष्ट नजर आएगी सपा और 11वीं सीट जो एक रहती उस पर लड़ाई और खींचातान रहेगी। आपको क्या लगता है कि एक सीट पर कुछ जादुई या कोई करिश्मा कर पाएगी सपा? ये तो बहुत क्लियर कट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपने फिगर आउट कर दिया कि 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है और बाकी 3 सीटों पे बिना किसी दिक्कत के समाजवादी पार्टी क्लियर कर रही है। और कोई दल किसी भी सीट पे अपना दावा करते नहीं दिख रहा है और ना ही स्थिति में।
जहां तक बात है आखिरी सीट जो एक पे दाव पे फंसा हुआ है, उस पे बराबरी का मुझे लग रहा है जितनी सीट हमारे पास बच रही है उतनी भारतीय जनता पार्टी के पास बच रही है। अब डिपेंड करता है कि जो भी दल है जिनके 2 विधायक, 1 विधायक इस तरीके से है, वो अपनी क्रॉस वोटिंग किस तरफ करती है। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि चौथी सीट पे भी अपनी दावेदारी हासिल करे। नहीं, दावेदारी तक ही सीमित रहेंगे, लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे करिश्मा, ये पूछना चाह रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? राजा भैया से तो बैर ले लिया है, बीएसपी आपके साथ है नहीं, कांग्रेस केवल नजर आ रही है आपके साथ। ऐसे में अगर इधर उधर करना भी है तो कैसे कर पाएंगे? किसको मनाएंगे? कौन रूठेगा? देखिए, बीएसपी तो अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर चुकी है जी। 2019 के बाद उन्होंने उन्होंने सीधे अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, वो भाजपा क्यों ना हो। तो बहन जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बाकी जो दल है उन्हें खुद डिसाइड करना है। राजा भैया से उम्मीदें हैं आपको? राजा भैया तो खुद ही डिसाइड करेंगे। जब पहले वोटिंग हुई थी तब भी राजा भैया ने कुछ अपने रीजन की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। आगे वो क्या डिसाइड करेंगे ये वो ही डिसाइड कर सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं सीधे कांग्रेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड तो एकदम क्लियर रहता है कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ झुकती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की जो अपनी स्थिति बनती है वो बड़ी दयनीय नजर आती है। तो ऐसे में चंद्रेश कुमार सिंह जी, कांग्रेस तो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, वहाँ पर एक तरह से बाहर से बैठकर सिर्फ देखेगी कि खेल किस तरह का हो रहा है। इस तरह की स्थिति में पहुंच तो गई है, लेकिन किस तरफ झुकाव होगा कांग्रेस का? चलिए, चंद्रेश से हमारा संपर्क टूट गया, हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा उन तक पहुंचने के लिए। अनीता अग्रवाल के पास हम चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो अपनी बात रखेंगे। अनीता जी, बीजेपी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन 11वीं सीट पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खींचतान ज़रूर है। हालांकि ये अभी भी माना जा रहा है कि बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्या लगता है, आप आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि वो 11वीं सीट आपके पास ही पहुंचेगी, यानी आंकड़ा आपका 8 हो जाएगा, या फिर नुकसान हो सकता है और वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, उस पक्ष को भी मजबूती से देखा जाएगा? बाकी ये डिपेंड होता है सबके मतों पे ही, क्योंकि विधायक इसको अपना मत रखते हैं। अब कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी रहेगी कि 8वीं सीट को लिया जा सके, लेकिन ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, हालात बताएंगे कि उसमें क्या सिचुएशन रहती है, कैसी रहती है, कौन किसके साथ खड़ा होता है। क्योंकि विधायकों का अपना मत भी होता है इसमें, विधायक जिसको कैंडिडेट के जैसा हो, विधायक उसको अपना वोट भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रेशर भी नहीं है। नहीं, अक्सर ऐसा देखा गया अनीता जी कि जब जीतने वाली पार्टी बहुत आश्वस्त नजर आती है, उसे लगता है कहीं से कोई खेल बिगाड़ नहीं सकता, और ऐसे में खेल बिगड़ जाता है। नहीं, आश्वस्त की बात नहीं है। मैंने कहा ना, एक समय होता है, हालात होता है, वक्त बताएगा उस समय क्या सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी, हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि 8वीं सीट हमारी हो, कोशिश पूरी जारी रहेगी। बाकी ये समय पे डिपेंड करता है। कुछ विधायकों का ऐसा होता है, कोई कैंडिडेट अगर अच्छा होता है, लगता है उनको कि हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, कोई एक सामाजिक व्यक्ति आ जाता है, किसी पार्टी का नौकर सामाजिक कोई व्यक्ति तो आ जाता है, तो उसको ज्यादा सभी लोग सपोर्ट कर देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ ये बीजेपी का या किसी और का, कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति अगर आ जाता है जो सब दलों को साथ ले, तो उसको भी लोग वोट दे देते हैं। ऐसे भी कोई सिचुएशन आ सकती है, वो तो एक समय वक्त और हालात ही बताएं। जी, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, हालांकि आपसे भी सवाल वहीं से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि राज्यसभा को लेकर जिस तरह से चीज़ें सामने आती हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ ही हम अभी सिर्फ नज़र डाल रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एसपी एक सीट और अपने पाले में खींच सकती है, ऐसी कोई संभावना नज़र आ रही है आपको? देखिए, ये बराबरी का मामला है रविंद्र जी। ये दोनों के लिए, वो भाजपा के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और सपा गठबंधन के लिए भी। जी, दोनों के पास 14 जरूर विधायक हैं, तो ये दोनों के लिए ये बराबरी का संघर्ष है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और इसलिए कि 2020 में हम देख चुके हैं कि किस तरह से बसपा के विधायकों ने विद्रोह किया था इसी उच्च सदन के चुनाव के लिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए जी, और सपा के साथ चले गए। तो उस बात से बहन जी बहुत बिगड़ गई थी, रिश्ते कटुता हो गए थे। लेकिन सवाल ये है कि जो 10 सीटें हैं, ये उच्च सदन, ये भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत, उसमें कैसे लोगों को भाजपा की तरफ से भेजा जाए,
आता है, या अखिलेश जी इस तरह के लोगों को भेज रहे हैं। तो पहले जब ये उच्च सदन में ऐसे लोग हैं जो गंभीर विमर्श कर सकें, जो इस देश को राह दिखा सकें, और विभिन्न सिर्फ राजनीति में सिर्फ तुष्ट करने के लिए, कुछ लोगों को एकोमोडेट करने के लिए अगर भेजा जाएगा तो उससे दोनों दलों को लाभ नहीं होगा। राज्य का हित इसमें है, राज्यसभा में उच्च सदन हम विभिन्न क्षेत्रों से, शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, उससे अगर कुछ ले जाते हैं तो उससे उच्च सदन का जो बौद्धिक स्तर है बात वो बढ़ेगा। जहां वेंकैया नायडू जी सभापति हैं, इतने मुखर व्यक्ति हैं, इतने विद्वान हैं, हरिवंश जैसा उप सभापति है, और बाकी लोग जो पीठ पर जो बैठते हैं। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में किन मेधाओं या राजनीति क्षेत्र में जो लोग सक्रिय होने के अलावा अगर कुछ मेधाओं को भेजा जाता है, खेल की दुनिया है, तो इससे पूरे देश का भी मान बढ़ेगा और उच्च सदन का भी। जी बिल्कुल, हमारे साथ चंद्रेश कुमार भी जुड़ गए इस वक्त, उनका संपर्क हमसे कट गया था। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि चेहरों की भी बात चलती है कि वजनदार तरीके से इस सभा में कौन अपनी आवाज़ उठा सकता है। अलग अलग फील्ड से लोग यहाँ पर भेजे जाते हैं, तो समझना भी होगा कि गंभीर चेहरे अगर चुने जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर सोचना होता है। लेकिन चुनावी गणित अपने आप में रहती है कि किसके पास कितने विधायक हैं, उतने विधायकों की संख्या के अकॉर्डिंग वहाँ पर सारा वोट बैंक तय हो जाता है। चंद्रेश जी, हम सिर्फ यहाँ ये बात कर रहे थे कि आपकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय नज़र आ रही है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम किस तरफ झुकेंगे तो किसका पाला भारी हो जाएगा, ऐसी स्थिति ज़रूर बनती है। तो ऐसे में आप किसकी तरफ जाने की सोच रहे हैं, आप किसको मजबूती देंगे? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि राज्यसभा चुनाव में विधायक मत देते हैं और हमारे पास 2 ही विधायक उत्तर प्रदेश में हैं। जी। तो हमारी तो स्थिति बहुत हम एक्सेप्ट करते हैं, शानदार नहीं है, लेकिन जहां तक है कि किधर जाना नहीं जाना ये एक अलग विषय है। शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेगी कि उसको क्या करना है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की नीति और रणनीति है, स्पष्ट है कि हमारा झुकाव पार्टी की तरफ नहीं प्रत्याशी की तरफ होना चाहिए और होगा भी। जहां हम देखेंगे यदि कोई ईमानदार, योग्य और उस पद की गरिमा के अनुकूल व्यक्ति आता है तो उसको ध्यान में रखकर हम अपना समर्थन अवश्य प्रदान करेंगे। तो भले ही बीजेपी की तरफ झुक सकता है, इसके मतलब आपका पाला? नहीं, देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कांग्रेस कभी जाए ये तो हो ही नहीं सकता। चांद और सूरज तो फिर अपनी ये तो दिशाएं दोतरफा बदल बातें हो सकती गई ना। हैं। नहीं, ये तो दोतरफा बातें हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा चेहरा लाती है, बढ़िया चेहरा लाती है, तो फिर अभी तो आप ही कह रहे थे कि हम उसकी तरफ झुकेंगे जो चेहरा बढ़िया हो। मैं बता रहा हूँ, चांद और सूरज अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई सामंजस्य बैठ जाए और वो मत एक पक्ष में दे, ये नहीं हो सकता। कांग्रेस अभी तक चंद्रेश जी, कांग्रेस इन्हीं चीजों से जूझ रही, उसको पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रही है, फोकस नहीं हो पा रहे हैं आप लोग। क्या चक्कर क्या है? मैं वो बता रहा हूँ। अभी तो आप कुछ और कह रहे थे और तुरंत ही, मतलब कुछ सेकंड भी नहीं बीते और आप पलट गए। नहीं, हमारे कहने का अभिप्राय आप नहीं समझ पाए। मैंने कहा कि भाजपा के साथ तो जाने का हमारा कोई प्रश्न नहीं है। भाजपा को बहुत बहुमत है और उनको योग्य नेताओं को भेजने के लिए पर्याप्त सीटें उनके पास है। विपक्ष देखते हैं क्या नीति रणनीति बनाता है। विपक्ष से के जो भी पार्टियां हैं जो भाजपा के विपक्ष में हैं, उनके साथ कांग्रेस की जाने की संभावना होगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नहीं, नाम भी लेने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। नहीं हो सकता, अभी देखा जाए कि क्या जो लोग आपसे गठबंधन करने से कतराते हो सकता कल आपसे गठबंधन हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर नाम ले देंगे तो उनको बल मिल जाएगा, खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत मजबूती के साथ संगठन पर भी कार्य कर रही है और 2024 को ध्यान में रखकर अपनी प्रत्येक रणनीति को तय करेगी। कोई हमारे साथ आता है, नहीं आता है, जाता है, कहाँ जाता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल ये भविष्य की गोद में है कि हम क्या करते हैं, और भविष्य की गोद में जो बातें हैं उस पर कोई स्पष्ट बयानबाजी नहीं कर सकती। मैं भी जो कहूंगा, जितनी संभावनाएं आप लगाएंगे उतनी संभावनाएं हम भी लगाएंगे। शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है। हाँ, यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्याशी होगा कांग्रेस के लिए। तो प्रत्याशी तो वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा था, अगर प्रत्याशी भाजपा ने अच्छा और हमारी कोशिश होगी कि हमारे पर आप पलट गए 30 सेकंड के अंदर। नहीं, हम पलटे बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब भी कांग्रेस अपनी कोई बात कहे तो उसको भाजपा से जोड़ कर ना देखा जाए। नहीं, हम भाजपा से कहाँ जोड़ कर देख रहे हैं सर? देखिए, यही तो घुमावदार बातें हैं
आप राजनीतिक लोगों को ये बात बड़ी मतलब अच्छे से आती है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा, आपने चूंकि चेहरे की बात की कि जो भी बेहतर चेहरा उतारेगा, तो अगर वो बेहतर चेहरा भाजपा उतार देती तो आप उधर जाएंगे। यही तो सर जितना सब पूछा मैंने, आपने कहा आप तुरंत पलट गए। ऐसा है कि भाजपा के पास बेहतर चेहरों के भेजने के लिए पर्याप्त मेजोरिटी है। मुझे नहीं लगता कि योग्य लोगों को भेजने के लिए उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, विपक्ष के खेमे में कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है या कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत पड़ सकती है। तो हम देखें कि हमारे लिए क्या वर्तमान में तो ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस की जरूरत किसी को नहीं है। गठबंधन नहीं हुआ आपके साथ किसी का। नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उस पर विचार करेंगे। चलिए आज ज़ेबा यास्मीन जी से जवाब ले लेते हैं। चंद्र जी कह रहे हैं कि जिसको ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ उस तरफ झुक जाएंगे वो, लेकिन लगता है आप गठबंधन के लिए तो मना कर रहे थे, अब वोट के सहारे जाएंगे उनके। आपको लगता है उनकी सहायता आपको चाहिए होगी? देखिए, उनके विधायक हैं यहाँ पे और विधायक ही डिसाइड करते हैं ये चुनाव, और उन विधायक का ओपिनियन जिस पार्टी की तरफ, जैसा इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो सोचना ही नहीं है। लेकिन इसीलिए तो कहा जाता है कि राजनीति जब की जाती है या किसी भी व्यक्ति को नसीहत दी जाती है तो कहा जाता है कि तोल मोल के बोल, कब किस वक्त किसको किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं होता। और जब कहीं ना कहीं पेंच फंसा होता है राजनीति में तो कोई भी दल छोटा नहीं होता, उसकी जरूरत तो पड़ ही जाती है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से भी पंगा लिया। छोटा या बड़ा कहते भी नहीं है, समाजवादी पार्टी अपने विचारधारा से चलती है और विधायकों का चुनाव है। मैं फिर कहूंगी, विधायक यहाँ वोटिंग कर रहे हैं, विधायकों का चुनाव है, विधायक इंडिपेंडेंट होते हैं। पिछली बार भी वोटिंग में आपने देखा कि बसपा विधायकों ने आके समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था। तो ये इंडिपेंडेंटली एक विधायक डिसाइड करता है कि वो किसी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा या कैंडिडेट के चेहरे पे वोट करेगा। ये तो व्यवहार पे भी निर्भर करता है ना ज़ेबा जी। देखिए, हमारे व्यवहार किसी से खराब नहीं, हो सकता है भारतीय इस पर बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे कि चूंकि जब दल ये कहते हैं कि हमारा व्यवहार किसी से खराब नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि मायावती जी छिटक कर दूर हो गई और अब ये वजन देने लगे कि भाई हम तो समाजवादी पार्टी के साथ कभी जाएंगे ही नहीं, और उसका असर चुनाव में देखने को मिला। राजा भैया के साथ जिस तरह की तनातनी हुई, उनके खिलाफ 15 साल तक लगभग नहीं उतारा गया कैंडिडेट, लेकिन आखिरकार उनके ही अपोजिट में एक कैंडिडेट को उतार दिया गया। तो संबंध वास्तव में खराब नहीं है, कहा कुछ जाता है होता कुछ है। राज्यसभा का चुनाव होगा तो जो एक सीट ऐसी है जिस पर खींचातानी मच सकती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वजन ज़्यादा लग रहा है, और ऐसे में हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जब व्यवहार बनता है, जब आपसी खींचतान तभी होती है जब कहीं ना कहीं स्थिति बहुत पेचीदी हो जाती है। लेकिन ऐसी पेचीदी लग नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अगर समीकरण बदलते हैं तो उसका असर क्या देखने को मिलता है। डॉक्टर कृपाशंकर के पास हम चलते हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। कृपाशंकर जी, एक स्थिति राजा भैया के सामने ये ज़रूर बनेगी कि एक वक्त था जब उन्होंने अखिलेश यादव के खेमे में वोट देने से मना कर दिया था, जब मायावती के साथ उनका गठबंधन हुआ था। अब स्थिति ये बनेगी कि अगर बीजेपी को समर्थन देती हैं मायावती, तो राजा भैया को भी उधर ही जाना पड़ेगा। दोनों परिस्थितियां एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? अब वो बात नहीं कह पाएंगे जो उन्होंने अखिलेश यादव जी से कही थी। और लेकिन वे जा सकते हैं भाजपा के साथ रविंद्र जी, और उनको इसलिए कि इसका संकेत भी उन्होंने दिया है। और कई असल उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं और एक जो बड़ा दल था, अगर ये स्थिति नहीं होती, अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में कटुता नहीं आती, तो क्या समीकरण कुछ और हो सकते थे, या उसके बावजूद राजा भैया को झुकना ही पड़ता तब भी? नहीं, राजा भैया तब शायद न झुके, तब वे रहते अखिलेश जी के साथ, और उसमें अभी उनका जो राजनीति हित है वो जाहिर है, वो बसपा की आड़ में जी, वो भाजपा के साथ उनका जो झुकाव है जी। यानी अब वो सारे गिले शिकवे राजा भैया के दूर हो जाएंगे, जिसको लेकर वो अखिलेश के पाले में नहीं गए थे। अब वो सारे गिले शिकवे एक झटके में दूर हो जाएंगे, वो सब भुला देंगे राजा भैया। वो तो नहीं भुला पाएंगे, तो यही उनके लिए बहुत कठिन होगा जी। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि जब ये परिस्थितियां बनेंगी, अब अपोजिट परिस्थिति हो गई है, उस वक्त परिस्थिति कुछ और थी, तो अब राजा भैया इस तरफ झुकेंगे, तो वजह क्या होगी?
परिस्थितियों के कारण वे उधर झुक रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, ये उतना 11वीं सीट वाला तो मामला है, पेचीदा है, जटिल है, कठिन है, और उसके लिए बहुत सारे दांव पे चलेंगे। और जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियों का इस तरह का दांव पे चलना वो गलत भी नहीं है, वो अनैतिक भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश से जिस कद के लोग जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सर्वमान्य व्यक्ति जाता है, और बार बार कम्युनिस्ट पार्टियां भी उनका सम्मान करती है, तो उच्च सदन में उत्तर प्रदेश में किस कद के लोग, ये मैंने बहुत सारी सोची। तो क्या लगता है आप जिस तरह के आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, आज इस कद के कोई लगता है आपको कि इस तरह के कोई नेता हैं, या अभाव आ गया है राजनीति में इस तरह के नेताओं को? नहीं, अभाव तो नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी थे, लोहिया थे, नरेंद्र देव धरती है। जाहिर है कि देखिए, वो तो मान लीजिए निम्न सदन में चंद्रशेखर जैसा, वो तो अपनी पार्टी के अकेले सदस्य थे, और लोग हंसते थे कि उनकी पार्टी का नाम है समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय, और वो अकेले सांसद होते थे लोकसभा में। लेकिन वो आदमी जब निम्न सदन में खड़ा होकर के किसी भी विषय पर बोलते, तो अटल जी जैसे लोग ध्यान से सुनते थे, या देश में बहुत ध्यान से सुनता था चंद्रशेखर जी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है रविंद्र जी कि किस तरह से ये जो 10 कामों पर सहमति है, इस पर तो कोई नहीं है। यह भी हो सकता है, जिस तरह से आपने सवाल किया था कांग्रेस प्रवक्ता से, तो भी कि अगर 11वां व्यक्ति ऐसा हो, क्या सर्वानुमति बन सकती? क्योंकि चंद्रशेखर ने ऑन रिकॉर्ड संसद में कहा है कि देश की राजनीति सर्वानुमति से चलनी, कुछ तो ऐसे मुद्दे होने चाहिए, नहीं कटुता न रहे राजनीतिक दलों में, एक मंच पर लोग आए, भाषा में शालीनता रहे, संसदीय व्यवहार जिससे संसदीय भाषा, तो सब अगर ऐसे लोग अगर सर्वानुमति बन सके, तो 11वीं सीट की भाषा की जो आपने बात करी, भाषा पर तो मुझे लग रहा है कि आज कोई भी नेता नहीं है ऐसा जो संयमित रूप से अपनी भाषा का इस्तेमाल करता हो। इसका हम जवाब जरूर ले लेना चाहेंगे अनीता अग्रवाल जी से। अनीता जी, क्या लगता है कि भाषा को लेकर, चूंकि जब हम किसी दल से गठबंधन करते हैं या किसी पार्टी के नेता को अपने साथ शामिल करते हैं या किसी दूसरे दल का नेता आपके साथ जुड़ता है, तो संयमित भाषा होना लाजमी होता है और उससे कहीं ना कहीं एक रिश्ता लंबा चलता है। लेकिन आज ऐसे नेताओं का अभाव है। आज जिसकी जो मर्जी है वो बोलने के लिए तैयार है, किसी भी तरह की भाषा की उसे छूट है, जिसकी वजह से बहुत सारी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। कह रहे हैं भाषा संस्कार है, आपको पता चल जाता है भाषा से कि आपके संस्कार क्या है। तो संस्कारों की बहुत सख्त जरूरत है। ये बात सही है कि भाषा से अपना आदमी की पहचान बनती है। एक भाषा सम्मानित होनी चाहिए, किसी को भी संबोधित करने के लिए अच्छी भाषा का उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये बात ये भी सही है कि आजकल भाषाएं बिल्कुल बिगड़ती चली जा रही हैं, क्योंकि हम तो उस पार्टी से हैं जहाँ पे अटल जी ये कहते थे कि हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। हम लोग मनभेद नहीं करना चाहिए, मन हमारा एक होना चाहिए। वो हमेशा ये कह के चलते थे कि सड़क को सड़क से मिलाओ, दिल को नदी से मिलाओ, दिल को दिल से मिलाओ, तभी हम एक होकर रह सकते हैं। लेकिन आज जो दूरियां हो रही है, इसको देखकर बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि सोच हम लोग की जो संस्कार हैं वो उस तरह से लेके चलते हैं। मैंने आपको कहा जो चीज हम ऐसे व्यक्तित्व को लाएंगे, हो सकता है कि सारी पार्टियां उस व्यक्तित्व को सपोर्ट कर दें। हमारी पूरी ये प्रयास रहेगा कि हम जो 8वीं सीट है वो हम ऐसा व्यक्तित्व लेकर आए जो सब उसको सहर्ष स्वीकार कर ले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तित्व को लाएगी, सामाजिक सोशल व्यक्ति को लाएगी, जिससे कि कोई पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जैसे आपको याद होगा अब्दुल कलाम को जब लेकर आए थे अटल जी, तो सब लोग एकदम होकर उनके साथ खड़े हो गए थे। इसी तरह से ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है जिसको मैं जो आज कह रहे कि हम बीजेपी को नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने तो कहा था कि मायावती जी को राष्ट्रपति बनवा दे। अगर मायावती जी ने जितना सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को, तो उनका नाम आगे कर दे भारतीय जनता पार्टी। ऐसा संभव है क्या? देखिए, राष्ट्रपति भी है, वो भी एक निर्वाचित पद्धति है। उस पद्धति के अनुसार वो भी अपने निर्वाचन में चुनाव में खड़ी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। बीजेपी क्या करेगी ये तो संसद तय करेगा, लेकिन हम जरूर ऐसा चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्तित्व आए। जैसे अभी भी देखिए, अब कोविंद जी हैं, वो भी सलमान है, अच्छे, हमेशा उन्होंने अच्छा ही चुनाव किया है।
भारतीय जनता पार्टी जिसकी राष्ट्रपति का चुनाव किया अच्छा किया और आगे भी अच्छा ही करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक देश के लिए कम से कम एक वो बने, मिसाल बने कि जो ऐसा राष्ट्रपति रहे। इसीलिए मैंने कहा कि सीधा जो है असर इसका राष्ट्रपति चुनाव पे चूंकि पड़ेगा, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए मायावती जी का नाम उन्होंने प्रेफर किया। तो मायावती जी चुनाव पे खड़ी है, चुनाव पद्धति है वो भी खड़ी हो जाए, हो सकता है उनको पार्टियां सब सपोर्ट कर दे। जिसे चुनाव पद्धति है उसकी चुनाव में खड़ी हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा उस समय क्या करेगी, उस समय संगठन तय करेगा। लेकिन मैं इस समय ये कहूंगी कि राज्यसभा की जो बात चल रही है, हमारा ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हो सकता है कि जिसको सारी पार्टियां सपोर्ट करते हैं, उस व्यक्तित्व को देखते हुए, क्योंकि ये पार्टी को ना देख व्यक्ति को देने की बात होगी, क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए राज्यसभा। तो इसलिए हो सकता है कि ऐसा व्यक्तित्व आ जाए जो सामाजिक हो, जो उसको सब पसंद करे। तो ऐसे कोई चेहरे, ऐसे कोई नाम आपके जुबान पर हैं जो आप बता सकें कि ये तो चेहरे, ये चेहरे हो सकते हैं और इनको हम ला सकते हैं? मैंने कहा ये वक्त और हालात और समय बताएगा आपको, अभी कहने से क्या फायदा। नहीं तो कुछ बता दीजिए, कुछ नाम जरूर ले दीजिए यहाँ पर। अरे ये तो मैंने कहा समय बताएगा, हर चीज का एक समय या भी उस पर मंथन होगा? नहीं, वो समय के सामने आ जाएगा। सरप्राइज देगी बीजेपी? बीजेपी हमेशा सरप्राइज ही देती है। चलिए, बिल्कुल ज़ेबा जी, चूँकि हम बात यहाँ पर यही कर रहे हैं, चूँकि इसका असर जो है आने वाले समय में राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ सबसे पहले देखा जाता है। जब इधर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं दो दल इस समय आमने सामने नज़र आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। बाकी दो दल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ तमाशा देखेंगे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं मत मायने रखता है। ऐसे में संबंध बनाना, लोगों से अपने रिश्तों को मजबूत करना, ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है। समाजवादी पार्टी कहाँ पर खड़ी नज़र आती है आपको? अपना व्यवहार सभी से सही रखती है, लेकिन हाँ ये राजनीति है। हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो कभी कभी एक दूसरे की कुछ बातें हमें बुरी लग सकती है, नहीं लग सकती, लेकिन हमारा इंटेंशन कभी नहीं रहता है। जहाँ तक बात अभी आप बहन जी की कर रहे थे, बहन जी का सम्मान समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है, गठबंधन किया। गठबंधन टूटने के बाद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और अपनी पार्टी से भी उन्होंने यही अनुरोध किया कि वो राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी है और उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी न हो। जो भी बयान आया वो बहन जी की तरफ से आया, समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। बल्कि लोकसभा चुनाव में वो 0 से 10 सीटों पे आई, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि, और ये सब जानते हैं कि उनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा था और कैसे 10 सीटें आई थी, लेकिन हम फिर भी चीजों से बचते हैं क्योंकि एक अच्छा माहौल बना रहे और राजनीतिक जो पार्टियां हैं। लेकिन ज़ेबा जी, जिन कड़वे अनुभवों को राजा भैया मायावती से नहीं भुला पाए, वो कड़वे अनुभव मायावती जी मुलायम सिंह जी से कैसे भुला देती हैं? ये भी तो समझना था। आप ऐसे व्यक्ति को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे जो कहीं से भी आपका अपना था ही नहीं। उसके लिए बहुत सारी ड्रामेटिक सिचुएशन भी हुई, पैर तक छुए गए। देखिए, हमने एक कोशिश की थी, उस पर भी सवाल खड़े हुए। जो कोशिश नाकाम रही और हमने उससे बहुत कुछ सीखा भी है, तो वो एक पहल थी और अच्छी पहल थी जिसको हमने किया, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई। चलिए, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि चेहरों की बात करें, रेवती रमण सिंह हैं, सुखराम सिंह यादव हैं, विशंबर प्रसाद निषाद हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ देखें तो शिव प्रताप शुक्ला, जयप्रकाश निषाद, संजय सेठ। क्या इन चेहरों की भरपाई वहाँ पर हो पाएगी? वो कौन से चेहरे हैं जो सामने आएंगे? क्योंकि जब हम राज्यसभा की तरफ देखते हैं तो एक प्रबुद्ध वर्ग वहाँ पर आता है, इंटेलेक्चुअल माइंड वहाँ पर कहा जाता है, तो वो कौन से चेहरे हैं जो वहाँ पर पहुँचेंगे? राज्यसभा के जब चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ सबकी नज़र ज़रूर बनी है। सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, यानी बाकी दल यहाँ पर नज़र नहीं आते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में 3 सीटें, यानी 3 सीटों से वो कंफर्म है कि 3 सीटें उसके पाले में आएंगे और वहीं 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएंगे। एक सीट पर खींचतान हो सकती है, लेकिन पड़ला भारतीय जनता पार्टी का ही माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जब चीज़ें सामने आएंगी तो क्या तस्वीर बदलेगी, या ये तस्वीर का अनुमान जिस तरह से लगाया जा रहा वही रहेगा। कृपाशंकर जी, आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो फिर एनडीए कहाँ खड़ा नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी नजर आती है? नहीं, अभी तो केंद्र में एक तरह से कोई विकल्प नहीं है। वो
मैंने सोचिए कि जिस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई, 2022 में उसकी इतनी कारुणिक परिणति हो गई है। जी पश्चिम बंगाल में वो साइन बन गई। जी चिंतन शिविर का भी क्या लाभ मिलेगा मुझे नहीं पता। जी लेकिन अच्छा, अभी इस समय तो कोई विकल्प में है ही नहीं, और ये लोकतंत्र की अच्छी बात नहीं है जी रविंद्र जी। एक जी। मजबूत लोग विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र, लेकिन नहीं है। या फिर अगर संख्या में कम होने के बाद कद में अगर बड़े लोग रहे, जैसे उत्तर प्रदेश में एक सर्वमान्य आचार्य नरेंद्र देव, वे भी उच्च सदन के कभी सदस्य, और उस समय की प्रोसीडिंग अगर पढ़ ली जाए, क्या किस तरह का वक्तव्य करते थे, क्या बहस का स्तर हुआ, या बाद में उसी उच्च सदन में चंद्रशेखर गए, जोशी जी गए, मुरली जोशी जी, पटेल जी तो थे ही। तो सवाल ये है कि उस समय जो बहस का स्तर हो और नहीं। प्रदेश की जो चिंता, कृपाशंकर जी, कोशिशें बहुत जा रही हैं। चिंतन शिविर तो किया गया, कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इतना फोकस नजर आ रहे हैं? जिस चीज पर उन्हें मंथन करना चाहिए था उस पर मंथन कर तो रहे हैं, लेकिन मजबूती कैसे देंगे, इस पर कोई रणनीति अभी ठीक तरह से नहीं बन पा रही है। असल में वहां एक अगर युवा नेतृत्व को दिया जाए तो एक असर हो सकता था। जो युवा नेतृत्व के स्तर पर लाए जा सकते थे, उनको ढकेल करके भाजपा में कर दिया गया। जी वो सिंधिया वो चले गए, मंत्री हो गए। और अभी ये है कि भाई एक वंश के कारण तो नहीं चल सकता। और बल्कि देखिए जो अच्छा ये झुलमुल रवैया जो रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस के पास जो बड़े हथियार हो सकते थे, तो बड़े कद के लोग हो सकते थे, उनको कांग्रेस ने बाहर जाने दिया। ममता बनर्जी को देखिए, और ममता बनर्जी के निकलने के बाद कांग्रेस वहां खत्म हो गई। शरद पवार महाराष्ट्र, और इन लोग के साथ जनाधार भी, इनका बहुत बड़ा जनाधार। तो सवाल ये है कि भाई इस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं, कब तक राष्ट्रीय कहिएगा? राज्य 2-4 राज्यों में रह गया है जी। तो अभी केंद्र में जो रविंद्र जी आपने प्रश्न किया था, केंद्र में अभी अपराजय है यह मोदी सरकार, बिल्कुल कोई विपक्ष नहीं। हालांकि यह लोकतंत्र की अच्छी चीज नहीं है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जी। कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इस सरकार को चुनौती दे सकता, और यही बात तो चल रही है। जी भाजपा और राजग में भी चुनौती है जी कि मोदी का भी कोई विकल्प नहीं होगा। जी। चंद्रेश जी से वहां जवाब, कोई सेकंड लाइन जी नहीं है। जी आते हैं सर आपके पास। चंद्रेश जी, जी आज की जो स्थिति बन रही है, देश की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो सिर्फ तमाशबीन बनी नजर आएगी। नीतियां, रणनीति, नेता और बड़े नेताओं और छोटे नेताओं की, यानी युवा नेताओं के बीच की जो खाई है उसको पाट नहीं पा रही। चिंतन शिविर आपका ज़रूर हुआ, लेकिन वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा तक सीमित हो गया। इन सब चीज़ों से कांग्रेस खुद को कैसे मजबूत कर लेगी, जबकि उसे जहां होमवर्क करना चाहिए वहां पर नहीं कर रही है। तो ऐसे में जब बड़े निर्णय लिए जाएंगे देश में, तो वहां तो भागीदारी शून्य हो ही जाएगी कांग्रेस की। रविंद्र जी, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी की बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपने कहा कि चिंतन शिविर की शुरुआत हुई और भारत जोड़ो कार्यक्रम तक सीमित हो गई। भारत जोड़ो कार्यक्रम कोई सीमित कार्यक्रम नहीं है। वर्तमान में जिस तरीके से फूट डालो, राज करो और नफरत की राजनीति को भाजपा के द्वारा हवा दिया जा रहा है, देश के अंदर महंगाई और गरीबी तेजी से बढ़ रही है। 84% परिवारों के आय में कमी आई है। बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। 3 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। 60 लाख लोगों ने नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश गरीबी में देश में नंबर 1 पर हो गया है। मानवाधिकार उल्लंघन के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। कुपोषण के बच्चे शिकार हो रहे हैं। सुनिए, और इन सभी मामलों में कांग्रेस के अलावा, वही मैं कह रहा हूं कि सभी मामलों में मुद्दों पर कांग्रेस के अलावा, जब उस पे कांग्रेस के अलावा भाजपा का कोई विरोध, मैं वही बात कह रहा हूं सर कि कांग्रेस के अलावा भाजपा का विरोध सड़क से लेकर सदन तक यदि कोई करने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और कोई करने वाला नेता है तो राहुल गांधी। चंद्रेश जी, एक कहावत है, बेगर्स हैव नो चॉइस, ये अंग्रेजी में कहावत है। आप जब सबसे कमजोर हो चुके हैं और अपनी कमियों पर ही मंथन नहीं करना चाहते, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा देने से थोड़ी ना मजबूत हो जाएंगे आप। अपनी कमियों को जब तक दूर नहीं करेंगे कैसे होंगे? इसीलिए तो ये हाल हुआ रविंद्र जी कि आज देश जो है, कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा हो सके।
तो अपनी कमजोरियों को दूर करना है आपको। नहीं नहीं रविंद्र जी, कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस कमजोर होती तो भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी नीतियों और आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ मजबूती से खड़ा नहीं हो पाती। मैंने कहा तो आपसे कि एक कांग्रेस पार्टी है जो भाजपा के खिलाफ खड़ी है, और राहुल गांधी मात्र एक भारत में इकलौते नेता है जो मजबूती के साथ कांग्रेस की तरफ से भाजपा के विरुद्ध खड़े हैं। और कौन देश में खड़ा है? कोई खड़ा हो तो बताइए जो भाजपा के खिलाफ बोल सकता हो। सीबीआई के डर से क्षेत्रीय दलें अपने घर में दुबुक कर बैठी हुई हैं। आज कांग्रेस लगातार लड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक मिनट, हाँ ये जरूर मैं मानता हूं कि राजनीति में उतार और चढ़ाव आता है और ये कुछ समय तक चलता है। एक दौर था जब राजीव गांधी, इंदिरा जी, नेहरू जी का भी दौर था। लोग ऐसे ही बातें भाजपा के भी संदर्भ में कहा करते थे। उसने संगठन पर काम किया, उभर कर आए। कुछ समय लगेगा, हो सकता है 2024 में ही उभर कर हम आ जाएं। हमारी बहुत मजबूत रणनीति बन रही है, बहुत मजबूत रणनीति पर हम काम कर रहे हैं सर। आपके नेताओं ने नहीं तो नहीं अपने देखिए, संगठन को ये कमजोर जब कर आप दिया। लंबे समय तक, रविंद्र जी, दुनिया में कोई ऐसा नेता भी है क्या, या कोई ऐसी पार्टी भी है क्या जो हारी नहीं है चुनाव? क्या भाजपा चुनाव अब नहीं हारेगी? भाजपा भी चुनाव हारेगी और भाजपा भी चुनाव हार रही है। तो ये राजनीति में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ना तो यहाँ जीत स्थायी है, ना तो हार स्थायी है। चलिए, हाँ ये जरूर ज़ेबा है जी, कि क्या हम इस बात से चुनाव इत्तेफाक रखते जीतने हैं के कि लिए मूल्यों से समझौता करके नरेंद्र मोदी राजनीति जी नहीं को कर कोई सकते, टक्कर दे जो कि सकता है भाजपा तो वो करती आ राहुल रही गांधी है। है राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है बहुत अच्छे से। मैं तो यही कहूंगी कि हम क्षेत्रीय दल हैं और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भाजपा को टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी गठबंधन पार्टी ही हमेशा, है। चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, उसमें गठबंधन तो ऐसी पार्टी से होगा, कांग्रेस से करना चाहेंगे आप लोग। मजबूत गठबंधन के लिए आप नींव भी रखने की कोशिश की थी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे तेज प्रताप सिंह हो, सबने एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश की। तो आप उसी नेता की अगुवाई में तो आगे बढ़ेंगे जो सबसे मजबूत नजर आएगा। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव जब आएंगे तो उस स्थिति में है राहुल गांधी, क्योंकि उनको कमान सौंपी गई है, तो उनके पीछे सब चल सकेंगे? वो इतने दमदार नेता हैं। देखिए, अभी टू अर्ली टू कमेंट वाली सिचुएशन में है हम लोग। अभी ये कमेंट नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस उस तरीके से ताकतवर है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी। अदरवाइज जो भी दल बनेगा, हमें जो भी मजबूत दल लगेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ देंगे। बचना चाह रही हैं आप फिर से? सीधा सीधा जवाब देने से बचना चाह रही हैं कि किसी को भी नाराजगी अभी जो मोल ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी? मैंने आपसे कहा ना, इट्स टू अर्ली टू कमेंट। अभी बहुत जल्दी है किसी फैसले के लिए। तो अभी यहाँ तो चेहरे की बात चल सही रही है ना ज़ेबा जी, चेहरे की बात चल रही है, बेहतरीन चेहरों की बात चल रही है कि राज्यसभा में भी जो चेहरे लाएंगे वो देखेंगे किस तरह के उसको वोट दिया जाएगा, जैसा कि अब यहाँ पर कह रहे थे चंद्रेश जी। तो हम भी यही जानना चाहते हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यहाँ से जब पड़ाव आगे बढ़ेगा उसके बाद किस तरह की चीज़ें। वो कह रहे हैं कि सबसे मजबूत चेहरा है राहुल गांधी, तो वो गांधी परिवार, यही तो उन पे आरोप लग रहा है कि गांधी परिवार से अलग हटके नहीं जा पा रहे हो। अभी 1.5 साल है और जो सबसे ज्यादा जमीन पे सक्रिय रहेगा वही सबसे मजबूत दल होगा और उसी के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो 1.5 सालों में जो सबसे मजबूती से सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेगा, मुझे लगता है कि सबको उसका साथ देके उसको खड़ा करना चाहिए। चलिए अनीता जी, आपको क्या लगता है? अब आपको भी डर के रहना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी के हाथों में फिर से कमान है और वो भारत जोड़ो के लिए निकलेंगे। संजय जी ने बहुत कुछ बोला है। मैं इनको इतना कहना चाहूंगी, जिस दिन ये परिवारवाद से ऊपर उठ जाएंगे उस समय इनको जनता स्वीकार भी कर सकती है। लेकिन ये अपने उसी गांधी परिवार के अंदर बैठे हैं। कम से कम बाहर आके भी निकले और देखें कि बहुत से ऐसे, आप देखिए जनता से जुड़ने की कोशिश करिए, लेकिन ये लोग एक परिवारवादी पार्टी जो होती है, जनता इसको पसंद नहीं करती। जनता पसंद करती है कि सामाजिक लोग, हमारे यहाँ देखिए कार्यकर्ता भी नेता बन सकता है, कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, कार्यकर्ता ही हमारा अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन इनका कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो ये कह सके कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं अध्यक्ष बनूंगा। लेकिन हमारे यहाँ का एक कार्यकर्ता भी कह सकता है मैं कभी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं कभी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। क्योंकि परिवार, जब तक आप लोकतंत्र में रह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे तब तक इस तरह ऐसे ही होगा। तो इसलिए कम से कम अपने को बदलने के लिए समय की जरूरत है, वो इनको बदलना चाहिए और ये अपने मंथन न करके केवल इनको आरोप लगाने हैं
विपक्ष की राजनीति केवल विरोध के लिए होती है, ऐसा हमने इनके समय में देखा है। हम भी विपक्ष में रहते थे तो हम भी जहाँ जो सही काम होता था उसका साथ देते थे, जो गलत होता उसका विरोध करते थे। लेकिन आज का विपक्ष केवल विरोध ही सीखा है, उससे ने कोई अच्छे काम के लिए उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि ऐसा काम अच्छा है, हम इनके साथ है। विपक्ष की भी भूमिका ये ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिल रही है कि ये समझता देखने को मिल। एक समय था कि विपक्ष की भूमिका हमारे अटल बिहारी वाजपेयी इनके कहने पे वो बाहर जाते थे, विपक्ष की भूमिका इतनी अच्छी सराहनीय होती थी कि पक्ष के साथ खड़ा होता था। लेकिन आज विपक्ष की भूमिका क्या है वो जनता देख रही है। चलिए कृपा शंकर जी, क्या एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहेंगे, क्या जो बाकी दल हैं या दलों की राजनीति कुछ बड़े चेहरों तक सिमट के रह गई, जिससे आज कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ से जूझ रहा है भारत? रविंद्र जी, बड़े चेहरे हैं कहाँ? जी, बड़े चेहरे तो बहुत कम हैं, चुनिंदा हैं, और जो विश्वसनीय भी हो, जिन्हें इस देश का मान भी मिलता हो। आपने जो एक अभी जो प्रश्न किया था कि कौन लोग विकल्प बन सकते हैं जी, अभी विकल्प बनती हुई स्थिति तो नहीं नजर आ रही, लेकिन उस दिशा में कांग्रेस से ज्यादा विश्वसनीय ममता बनर्जी मुझे लगती है, अखिलेश लगते हैं, तेजस्वी लगते हैं, केजरीवाल लगते हैं, सरकार लगते हैं। कांग्रेस तो एकदम दृश्य से ही बाहर, और ये कोई अच्छी बात नहीं। एक पार्टी जिसका भाई आजादी के 100 वर्ष बहुत कुर्बानियां दी, इस पार्टी देश के लिए बहुत कुछ किया, और उसकी ये जो कारुणिक परिणति देख करके बहुत तकलीफ होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल समीकरण बदलेंगे या समीकरण वैसे ही रहेंगे जैसा कि सोचा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए समीकरण बदलना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो एक मजबूत पक्ष के रूप में खड़ी हुई है, और जो एक सीट पर खींचतानी है उसमें पड़ला अभी भी भारतीय जनता पार्टी का भारी नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वक्त के हिसाब से बदलती हैं, क्या ऐसी खुशनसीबी समाजवादी पार्टी को मिल पाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।